नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट का आज ये दूसरा पार्ट है और इसमें भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बाकी इसका पीडीएफ दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो छत्तीसगढ़ी हो गया, अवधी और बघेली, ये तीन जो प्रमुख बोलियां हैं ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बल्कि जो मगही है ये आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? मैंने आपको बता रखा है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो वहां पर सदैव पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ऑप्शन देखो, यहाँ पे सीता घर पे बैठी है, यहाँ पे तो एक ही क्रिया है। वह कल आई थी, एक ही क्रिया है। राम मोहन को मारकर भाग गया, तो यहाँ पे दो क्रिया हो गई, एक मारना और एक भागना, भाग के चला जाना। तो पहले कौन सी क्रिया की? मारकर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। इस वाक्य में सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है। तीसरा प्रश्न है, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी का जो स्थानीय नाम है वो है ढूंढाली, और इस ढूंढाली को दोस्तों पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है। देखो, जयपुरी किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है राजस्थानी भाषा के अंतर्गत। और राजस्थानी जो उपभाषा है उसमें भी चार प्रमुख बोलियां हैं। मारवाड़ी, मारवाड़ी को हम कहते हैं पश्चिमी राजस्थानी। उसके बाद जयपुरी, जिसको ढूंढाली भी कहा जाता है और पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है। उसके बाद आती है मेवाती और उसके बाद आती है मालवी। तो ये चार प्रमुख बोलियां आती हैं राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत। और इसमें से जो जयपुरी है, जिसको पूर्वी राजस्थानी भी कहा जाता है, इसको ढूंढाली के नाम से भी जाना जाता है। ढूंढाली इसका स्थानीय नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। तो यहाँ पे देखो, परीक्षा किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से लिखा जाता है। वर्तनी आपको कैसे शुद्ध करनी है? जैसे प्रश्न आ गया उसको अपने आप लिखो। तो अधिकांशतः जब आपने वो शब्द आपको आता होगा तो वो बिल्कुल आपसे शुद्ध लिखा जाएगा, बिना वहां देखे ऑप्शन को देखे पहले अपने आप उसको लिख लो एक जगह पे। तो मोस्टली चांस ये रहते हैं कि आप उसको सही लिखते हैं अगर आपको शब्द पहले से कई बार आपने लिखा है। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे परीक्षा हो जाएगा सी ऑप्शन। अपील शब्द है, तो अपील किस प्रकार का शब्द है? ये है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द यानी जो विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आए हैं। और जो अपील शब्द है ये किस भाषा में से आया है? तो अंग्रेजी भाषा से। तो ये किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? विदेशज शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मगही शब्द है। तो मगही किस प्रकार का शब्द? ये है तद्भव शब्द। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो यहाँ पे हंससुता यमुना का पर्यायवाची है अर्कजा। सूर्यपुत्री हो गया, सूर्यसुता, अर्कजा, कालिंदी, रवितनया, भानुजा, कृष्णा, ये सारे के सारे यमुना के पर्यायवाची हैं। कुलंकसा यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वैसे मैंने पर्यायवाची शब्द काफ़ी डिटेल्स में आपको पढ़ा रखे हैं, और संपूर्ण हिंदी का कोर्स जो आपके सिलेबस के अनुसार वो मैंने करा रखा है। 30 दिन का जो हाल ही में हमने कोर्स चलाया था हिंदी का, तो उसको आप जरूर देखें। जो भी आगामी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जग प्रकाश तब जस करे, वृथा भानु यह देख, ऊपर दिए गए पद्यांश में सही अलंकार का चयन करें। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतीप अलंकार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिरंतन शब्द का विलोम क्या है? तो नस्वर। ठीक है, चिरंतन शब्द का विलोम है नस्वर। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिरधारी किस प्रकार का शब्द है? तो गिरधारी है यहाँ पे योगरूढ़ शब्द। क्या होता है योगरूढ़ शब्द? जब दो शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द बनाते हैं, लेकिन जो वो यौगिक शब्द होता है उसका अर्थ कुछ विशेष होता है। जो गिरधारी है वो एक यौगिक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? गिरधारी यानी गिरि को धारण करने वाला। और गिरि किसने धारण किया था? वो क्या था? श्री कृष्ण ने। तो गिरधारी श्री कृष्ण को कहते हैं। तो गिरधारी का अर्थ यहाँ पे क्या है? श्री कृष्ण है। तो जब दो शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द बनाते हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ विशेष हो जाता है, तो वहाँ पे किस प्रकार का वो शब्द होता है? वो होता है योग रूढ़ शब्द।
और जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं दोस्तों, वो सारे के सारे क्या है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनमें से एक गिरधारी भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पूर्णकालिक पत्रकार। देखो, पत्रकार विशेष तौर पर 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर। क्या होते हैं ये तीनों मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्णकालिक पत्रकार वे पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी, यानी उसको जैसे कि नियमित मिल रहा है, मंथली उसको वेतन मिल रहा है, तो वो है पूर्णकालिक पत्रकार। यानी पूर्णकाल के लिए, हमेशा के लिए वही है, उसको टाइम हर मंथ उसको क्या मिल रहा है, वेतन मिल रहा है। तो इस प्रकार के पत्रकार को कहते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार क्या होते हैं, ये निश्चित समय और निश्चित वेतन पर काम करता है। जैसे इसको बोल दे कि तूने 10 दिन काम करना है, तेरे को 10 दिन का वेतन दिया जाएगा, तो ये अंशकालिक पत्रकार हो गया, यानी अंशकाल के लिए वो काम करता है और उसी अंशकाल यानी कुछ दिनों का ही उसको पैसा दिया जाता है। और फ्रीलांसर यानी बिल्कुल फ्री रहता है, ये भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों में क्या करता है, काम करता है, अलग अलग समाचार पत्रों में। मतलब बिल्कुल ये फ्री रहता है, इसकी मर्जी है वो किसी भी समाचार पत्र पर कार्य करे और अलग अलग समाचार पत्रों से वो क्या लेता है, भुगतान लेता है, तो उसे कहते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। तो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है, पूर्णकालिक पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 12 है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? तो गोदान को कहा जाता है कृषक संस्कृति का महाकाव्य। और ये गोदान है, ये किसका उपन्यास है, ये एक उपन्यास है, किसका, मुंशी प्रेमचंद जी का। और गोदान को कृषक संस्कृति का महाकाव्य भी कहा जाता है। अब देखो अन्य ऑप्शन, गबन ये भी उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, करबला ये क्या है, नाटक है मुंशी प्रेमचंद जी का, और सेवा सदन भी क्या है, उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। क्वेश्चन नंबर 13 है, गौरव का विलोम शब्द। तो गौरव का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों लाघव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उस पत्र को कहते हैं दोस्तों परिपत्र। परिपत्र क्या होता है कि कोई पत्र एक ही विषय पर अगर सभी संबंधी कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहा जाता है परिपत्र। पत्रकारिता मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ा रखा है, पत्र लेखन से लेकर जितने भी समाचार पत्र होते हैं उनके टाइप होते हैं और जनसंचार तक। ये 2 टॉपिक दोस्तों हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से लगभग 3 प्रश्न या 4 प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण का जो कोर्स है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हैं हिंदी व्याकरण के। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। देखो प्रविशेषण क्या होता है, जब विशेषण की भी विशेषता बतलाए। अब इस वाक्य में विशेषण क्या है, वह बहुत मधुर गाता है। देखो गाना उसकी क्रिया है, लेकिन गाता किस प्रकार से है, मधुर गाता है, तो मधुर यहाँ पे विशेषण है। और मधुर भी किस प्रकार से, मधुर बहुत मधुर गाता है, तो मधुर की विशेषता क्या है, बहुत, तो बहुत यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। और वह यहाँ पे क्या है, विशेष है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष कहा जाता है। और प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बतलाता है, तो बहुत यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं है ये आपको बताना है। तारापथ, अभ्र और फलक ये आकाश के पर्यायवाची हैं। मधुदूत आकाश का पर्यायवाची नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, छा ध्वनि किस प्रकार के अंतर्गत, किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो जो छा ध्वनि है ये किस स्वर के अंतर्गत आती है, ये आती है संयुक्त वर्ण। देखो यहाँ पे संयुक्त वर्ण 4 हैं। अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो एक है छा, ये बनता है का और सा वर्ण से, तो 2 वर्णों से मिलकर यानी इसको संयुक्त वर्ण इसीलिए कहा जाता है। उसके बाद तरा देखो आप, ता धन रा। उसके बाद यहाँ पे देखो ज्ञा, देखो जा धन या, और सरा देखो ये बनता है तालव्य सा धन रा से।
तो इस प्रकार से ये 4 संयुक्त वर्ण हो गए। तो क्षा ध्वनि जो वो किस प्रकार की ध्वनि, वो है संयुक्त वर्ण। ये हो जाएगा सटीक आंसर। 19 है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो इसमें ये किस प्रकार का वाक्य है ये आपको बताना है। तो ये है मिश्र वाक्य। उसने कहा, उसने कहा क्या कहा कि मैं घर जाऊंगा। ये दोनों वाक्य कहीं ना कहीं एक दूसरे पर यहाँ पे क्या है, जुड़े हुए हैं, आश्रित हैं। तो यहाँ पर क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है। तो प्रेमचंद के फटे जूते हैं हरिशंकर परसाई जी की रचना। हरिशंकर परसाई एक लेखक और एक व्यंग्यकार हैं हिंदी साहित्य में, और इनका एक प्रसिद्ध दोस्तों प्रसिद्ध रचना इनकी विकलांग श्रद्धा का दौर। क्योंकि विकलांग श्रद्धा का दौर नामक रचना के लिए इनको 1982 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है हरिशंकर परसाई जी को, और इनकी रचना है प्रेमचंद के फटे जूते। 21 है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द है वो है दोस्तों यहाँ पे न्याय। देखो मैंने आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कैसे आपको अंतर स्पष्ट करना है। आप क्या कीजिए, वाक्य प्रयोग कीजिए। देखो सभा आयोजित की गई या सभा चल रही है, तो मतलब यहाँ पे देखो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। मंत्रणा चल रही है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। न्याय मांगना चाहिए, ऐसा नहीं आया न्याय मांगनी चाहिए। अगर न्याय मांगनी चाहिए तब वो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन न्याय मांगना चाहिए। न्याय होना चाहिए, न्याय होनी चाहिए नहीं आता, बल्कि न्याय होना चाहिए। तो ये पुल्लिंग का बोध हो रहा है। और मंडली आ रही है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो केवल यहाँ पे न्याय शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है। तो यहाँ पे जो प्राणेश है, क्योंकि प्राणेश का पर्यायवाची, प्राणेश किसका पर्यायवाची है, पति का पर्यायवाची है। तो ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बाकी द्विज, संकुत और पखेरु ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। 23 से अत्युक्ति में उपसर्ग। तो अत्युक्ति उपसर्ग जो पहले लगता है, तो अति धन उक्ति अत्युक्ति, अति उपसर्ग यहाँ पे अत्युक्ति में लगा हुआ। 24 है कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है। तो कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका अर्थ हो जाएगा खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। यानी कोयले की दलाली करोगे तो कोयला तो पहले से ही काला रहता है, तो आपके हाथ भी काले हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से इसका अर्थ है कि अगर आप खराब काम करते हो तो उसका परिणाम भी वैसा ही रहता है, खराब ही रहता है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 25 है यहाँ पे है गरजते धन नहीं बसते नगाड़े, विदुलता चमकी न कृपाण जाल से, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अपहृत अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक निषेध भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपहृत अलंकार। 26 है नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है आप सुख यह कौन है। तो यहाँ पे देखो सुख शब्द बार बार आ रखा है। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है आप सुख यह कौन है। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार की भ्रांति उत्पन्न हो रही है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है आप सुख यह कौन है। भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। 27 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है। तो सा, जो सा यहाँ पे ये है मूर्धन्य सा। सा भी 3 प्रकार के होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंति सा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, वो है सा। बाकी यहाँ पे जो दा है ये दंत ध्वनि है, सा हो गया मूर्धन्य, चा हो जाएगा तालव्य, और जो ए है यहाँ पे वो है कंठ और तालु, दोनों से इसका उच्चारण होता है। 28वां है संयोग का विलोम शब्द। तो संयोग का विलोम हो जाएगा दोस्तों वियोग हो जाएगा। 29वां है छापे खाने का आविष्कार किसने किया। तो जॉन गुटेनबर्ग द्वारा छापे खाने का आविष्कार किया गया था। 29 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है तकनीक या यांत्रिक माध्यम से समाज के विशाल वर्ग से संवाद किसके द्वारा कायम किया जा सकता है। तो अगर समाज के विशाल वर्ग से संवाद स्थापित करना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारगर कौन है, वो है जनसंचार।
जन जन तक संचार पहुंचाना। ठीक है, तो जनसंचार दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31वां है यहाँ पे, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कहा जाता है शैलेश मटियानी जी को। शैलेश मटियानी उत्तराखंड के आंचलिक कथाकार कहलाते हैं। और शैलेश मटियानी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो महाभोज, महाभोज कहानी किसकी है? तो वो है शैलेश मटियानी की। अब महाभोज एक उपन्यास भी है, लेकिन ये उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का है। तो महाभोज अगर प्रश्न बनता है कि महाभोज उपन्यास किसका है, तो मन्नू भंडारी का है। और महाभोज कहानी किसकी है? तो वो है शैलेश मटियानी जी की। शैलेश मटियानी की अगर उपन्यासों की बात करें तो मुठभेड़, सर्पगंधा और उगते सूरज की किरण, ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं शैलेश मटियानी जी के, जिन्हें उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार माना जाता है। 32वां है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द। तो मृगेंद्र मृगों का इंद्र यानी मृगों का राजा यानी शेर यानी सिंह, और मृगेंद्र का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा केसरी। मृगेंद्र सिंह यानी शेर को कहते हैं और मृगेंद्र का पर्यायवाची यहाँ पे केसरी हो जाएगा। अन्य ऑप्शन देखो यहाँ पे कुरंग, कुरंग किसका पर्यायवाची? हिरण का पर्यायवाची है। भुजंग सर्प का पर्यायवाची है। और तुरंग है दोस्तों घोड़े का पर्यायवाची। लिख के दे रहा हूँ, हिरण यहाँ पे कुरंग का पर्यायवाची हिरण, भुजंग का पर्यायवाची है सर्प और तुरंग का पर्यायवाची है घोड़ा, जबकि केसरी का पर्यायवाची है मृगेंद्र। 33वां है कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज कौन सा शब्द नहीं है? वो है पुष्कर, क्योंकि पुष्कर एक प्रकार का तत्सम शब्द है। और इसका अगर हम तद्भव शब्द की बात करें तो इसका तद्भव हो जाएगा पोखर। पुष्कर का तद्भव हो जाएगा पोखर। बाकी ढिबरी, पगड़ी, ढोर ये सारे के सारे देशज शब्द हैं। 34वां है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द। माना राज्य सरकार द्वारा कोई आधिकारिक आदेश निकाला गया है तो उसे कहते हैं अध्यादेश। बी ऑप्शन हो जाएगा 34 का राइट आंसर। 35 है हरितिमा का सुविशाल सिंधु सा, मनोज्ञता की स्मरणीय भूमि सा, विचित्रता का शुभ सिद्ध पीठ सा, प्रशांत वृंदावन दर्शनीय था, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखो, इसमें दोस्तों उल्लेख हो रहा है हरितिमा का मतलब होता है हरियाली, हरियाली। ठीक है, तो हरियाली का सुविशाल सिंधु सा यानी जैसे हरियाली का समंदर जैसा हो, मनोज्ञता की स्मरणीय भूमि सा हो, विचित्रता का शुभ सिद्ध पीठ सा, प्रशांत वृंदावन दर्शनीय था। तो यहाँ पे वृंदावन का उल्लेख हो रहा है। और किसी वस्तु का अनेक प्रकार से अगर वर्णन किया जाए, सिंधु से उसकी तुलना की गई, स्मरणीय भूमि से उसकी तुलना की गई, विचित्रता का शुभ सिंधु पीठ सा इससे इसकी तुलना की गई है, तो किसी वस्तु का अनेक प्रकार से जब वर्णन होता है तो वहाँ पे उल्लेख अलंकार होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 36 की ओर। दोस्तों आपको इस सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 36 की ओर बढ़ते हैं। प्रारूपण को कहा जाता है, तो प्रारूपण को कहते हैं ड्राफ्टिंग। अब देखो अन्य यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे नोटिस, नोटिस को कहते हैं सूचना। रिपोर्ट, रिपोर्ट को कहते हैं प्रतिवेदन। ये मैंने सारे आपको टॉपिक कवर करा रखे हैं हिंदी पत्र लेखन में। ड्राफ्टिंग हो गया प्रारूपण, महत्वपूर्ण है ये। और नोटिफिकेशन हो गया अधिसूचना। नोटिस हो गया सूचना और नोटिफिकेशन अधिसूचना। तो ये चारों शब्द आपको इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। 37 है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी आपका तत्सम शब्द। 38 है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे देखो उज्ज्वल, ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उज्ज्वल किस प्रकार से हम लिखते हैं? उज्ज्वल। यहाँ पे जा और जो हाँ जा, यहाँ पे दोनों जा यहाँ पे क्या आ जाते हैं? आधा आधा आ जाते हैं। अब देखो ये इस प्रकार कैसे लिखा जाता है? ये मतलब कुल मिला के किसी शब्द में दो वर्ण आधा आधा कैसे आ सकते हैं? क्योंकि इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे, उत धन ज्वल, और व्यंजन संधि मैंने आपको बता रखी है, उसमें क्या होता है कि ताका जा हो जाता है। तो ताका यहाँ पे जो ये वाला जा है ना, ये किसका हुआ? ये ताका हुआ है। तो ता भी यहाँ पे क्या है? जा के पीछे जुड़ गया, तो उज्ज्वल।
इस प्रकार से इसमें व्यंजन संधि का ये उदाहरण है उज्ज्वल, और उज्ज्वल का सही शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उज्ज्वल इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, ये एक अशुद्ध वर्तनी है। 39 है कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ। तो कलाई खुलना यानी भेद प्रकट करना, कलाई बंद है यानी कोई ना कोई भेद छुपा रखा है, तो कलाई खुलना का मतलब यहाँ पे हो जाएगा भेद प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में से कौन से साहित्यकार उत्तराखंड से नहीं है। देखो मंगलेश डबराल, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, तीनों के तीनों उत्तराखंड से हैं। राजेश जोशी क्या नहीं है, उत्तराखंड के नहीं है। 40 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। ये कहाँ के हैं, ये हैं मध्य प्रदेश के। 41 है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि। उज्ज्वल में कौन सी संधि प्रयुक्त की हो रखी है, वो है व्यंजन संधि। अभी मैंने आपको बताया था उत्धन ज्वल, तो ये हो जाता है उज्ज्वल, और ये देखो ये शुद्ध वर्तनी है उज्ज्वल की। तो इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, ये है इसमें व्यंजन संधि। 42 है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। अन्वेषण का जो शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अनुधन ऐसण। अब देखो यहाँ पे उधन ए यानी ये बन चुका है वे, अन्वय वे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे भी वैसे मैंने आपको इसमें कौन सी संधि है, ये इसमें है स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर संधि में भी इसमें यण संधि है। और यण संधि में क्या होता है कि या, रा और वा के पीछे अगर कोई आधा वर्ण आ रखा है, जैसे वा के पीछे आधा ना आ रखा है, तो यहाँ पे सदैव यण संधि होती है। तो अनुधन ऐसण इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। 43वां है छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी अन्य बोलियां आती है, तो अवधी आती है, बघेली आती है, और तीसरी हो गया छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये सारी की सारी ये तीनों जो बोलियां हैं वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं 44 की ओर। राकेश का भाई चला गया, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध का के की। तो राकेश का भाई, देखो का से सीधे मतलब स्पष्ट हो रहा है कि ये राकेश के मध्य वो संबंध स्थापित कर रहा है उसके भाई का। तो राकेश का भाई, तो का यहाँ पे क्या है, संबंध कारक की विभक्ति है। 44 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। 45 है ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। तो जब भी यहाँ पे क्या होता है कि कोई इच्छा या कोई आशीष या कोई भाव प्रकट करना होता है, तो वहाँ पे क्या होता है इच्छावाचक वाक्य, और ये अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। अर्थ के आधार पर अगर वाक्य के भेद की बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। और ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, इसमें कौन सा वाक्य वो है इच्छावाचक वाक्य। क्योंकि जब देखो आशीष के लिए, आशीर्वाद देने के लिए अपने आप ही हाथ उड़ जाता है। अगर किसी छोटे बच्चों को आशीर्वाद देना होता है तो बड़े बुजुर्गों को आपने देखा होगा उनका हाथ अपने आप उड़ जाता है। तो मतलब कुल मिला के एक उनका भाव वहाँ पे एक इच्छा रहती है, एक आशीष देने की, मतलब एक इच्छा वो स्वयं उत्पन्न होती है, तो इच्छावाचक यहाँ पे हो जाएगा। 46 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे विशेषण कौन सा नहीं है, वो है विषाद, क्योंकि विषाद क्या है एक प्रकार का संज्ञा शब्द है। बाकी उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट ये तीनों के तीनों क्या है विशेषण शब्द हैं। विषाद यहाँ पे क्या हो जाएगा संज्ञा शब्द हो जाएगा। अब देखो ये विशेषण कैसे हैं, तो जैसे उसने उत्कृष्ट कार्य किया, कार्य तो किया उसने लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि उत्कृष्ट कार्य किया। अगर किसी ने बेकार कार्य किया है तो उसने निकृष्ट कार्य किया है, वो धृष्ट व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, धृष्ट व्यक्ति है। धृष्ट उसकी क्या हो जाएगी विशेषता हो जाएगी। तो ये तीनों यहाँ पे विशेषण है ABC, और विषाद यहाँ पे संज्ञा शब्द है। 47 है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो पार्श्विक ध्वनि जिसके उच्चारण से हवा जीव के पार्श्व भाग से निकल जाती है। ला का उच्चारण कीजिए तो ला में इस प्रकार से जीवा हो जाती है और ध्वनि निकलती है जीवा के पार्श्व भाग से, तो ला यहाँ पे पार्श्विक ध्वनि हो जाएगी। और जो रा है यहाँ पे वो किस प्रकार की ध्वनि है, ये है लुंठित ध्वनि। रा लुंठित ध्वनि है, ला है पार्श्विक
ध्वनि, और ऋणा और चा ये तो खैर स्पर्शी व्यंजन है। 48 है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, तो ऐच्छिक हो जाएगा अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द। 49 है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो यहाँ पे देखो महत्व, वाल्मीकि, पैतृक ये तीनों शुद्ध वर्तनी। सन्यासी यहाँ पे क्या है, अशुद्ध वर्तनी है, क्योंकि सन्यासी की जो शुद्ध वर्तनी वो है इस प्रकार से, सन्यासी ये शुद्ध है, ऊपर एक बिंदु लगा हुआ है, तो सन्यासी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? तो देखो लिखता है लेकिन कैसा, धीरे धीरे, तो ये क्रिया, देखो लिखना यहाँ पे क्रिया है, लेकिन क्रिया है जो लिखना वो किस प्रकार से करता है, धीरे धीरे करता है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रिया विशेषण हो जाएगा। 50 का ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों तो ये थे यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस हिंदी प्रैक्टिस सेट के। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। बाकी इसका पीडीएफ और इसी प्रकार के अगर आपको हिंदी मॉडल पेपर चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डिटेल्स में, मतलब जितने भी मॉडल पेपर हैं यहाँ पे लगभग 15+ मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं और 20 पहले के हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसे रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।